मैं आज की क्लास अब स्टार्ट करूंगा। सब मुझे क्लियरली सुन पा रहे हैं? कोई आपको जो है मेरी आवाज के अलावा तो कोई शोर नहीं लग रहा आपको? कि जैसे यहाँ पे जो है फैन चल रहा है उसका शोर तो नहीं आ रहा ना आपको? मतलब मुझे आप क्लियरली सारे के सारे आप सुन पा रहे हो? नो सर। पूनम, आप क्यों नहीं सुन पा रहे? बाकी तो सबको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही? क्लियर है इधर? अब देखो। ओके। अब देखो स्टूडेंट, इसमें आज हम पढ़ेंगे यहाँ पे। अच्छा, मैंने वॉइस के लिए बोला था, ठीक है, ओके। तो अब देखो, अब यहाँ पे हम इसमें डिस्कस करेंगे स्टूडेंट कीवर्ड्स। ठीक है, सी लैंग्वेज के अंदर हम कीवर्ड्स पढ़ेंगे। तो मैंने आपको थोड़ा सा बताया भी था कि कीवर्ड क्या होता है। कीवर्ड इज ए प्री डिफाइंड और रिजर्व वर्ड्स इन सी लाइब्रेरी। कि सी लाइब्रेरी के अंदर कीवर्ड का एक मीनिंग कैसे होता है कि उसको हम पहले से ही प्री डिफाइन करके रखते हैं। ये एक रिजर्व वर्ड है विद ए फिक्स्ड मीनिंग, जिसका अपना एक मीनिंग होता है। और इसीलिए हम किस लिए यूज करते हैं? एंड यूज टू परफॉर्म एन इंटरनल ऑपरेशन। इंटरनल ऑपरेशन के लिए हम क्या करते हैं? इसको हम यूज करते हैं। सी लैंग्वेज में कौन कौन से कीवर्ड्स होते हैं आपके पास? जैसे एक होता है इसके अंदर ऑटो, ब्रेक। ये सारे कीवर्ड्स स्मॉल लेटर्स के अंदर लिखते हैं स्टूडेंट, ये याद होने चाहिए आपको। केस, कैर, कॉन्स्ट, डबल, एल्स, इनम, एक्सटर्न, फ्लोट। ठीक है, ये सारे के सारे कीवर्ड होते हैं, जिसमें से मैंने आपको इंट के बारे में पढ़ाया। ठीक है, इसमें मैंने आपको सी लैंग्वेज के अंदर वॉइड के बारे में भी मैंने यहाँ पे आपको पढ़ाया है। इसमें ये वॉइड के बारे में मैंने आपको पढ़ाया है इसमें। और जिस तरीके से हमने जावास्क्रिप्ट के अंदर हम इफ कंडीशन पढ़ते थे हम, ठीक है, वाइल हम पढ़ चुके हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो ये सी लैंग्वेज के अंदर ये क्या होती है? कीवर्ड्स होते हैं। वाइल हो गया, डू हो गया, ठीक है। और यहां से आपको मैंने फोर करवाया था स्टूडेंट, ये देखो, ये फोर भी जो है हम पढ़ चुके हैं। इसके फ्लोट भी देखो हम पढ़ चुके हैं। ये सारे कीवर्ड्स देखो हम स्टूडेंट इसके अंदर पढ़ चुके हैं। ठीक है, आपको याद होगा कि जब मैंने स्विच कंडीशन करवाई थी आपको जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो स्विच भी हमने पढ़ा था। उसके अंदर हमने केस हमने यूज किया था, तो हमने केस भी पढ़ा था। तो ये सारे कीवर्ड्स हम पढ़ चुके हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो कीवर्ड्स का सी लैंग्वेज में अपना एक खास मीनिंग होता है। जो जिस चीज के लिए बने होते हैं, इनका एक रिजर्व वर्ड होता है, इनका एक फिक्स मीनिंग होता है। इसको हम किसी और काम के लिए यूज नहीं कर सकते। और देखो, इन्होंने एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है कि यहाँ पे ये चीजें आपको ना मालूम होनी चाहिए कि जो एवरी कीबोर्ड है एग्जिस्ट इन लोअर केस लेटर्स। ये लोअर केस लेटर्स में लिखा जाएगा। लाइक जैसे ऑटो हो गया, ब्रेक हो गया, केस हो गया, कॉन्स्ट, कंटिन्यू। तो सारे देखो, ये वही सारे आपके पास कीवर्ड्स आ जाएंगे। ठीक है, तो ये सारे कीवर्ड्स हम यूज करते हैं सी लैंग्वेज के अंदर। तो आप इसका स्नैपशॉट भी ले लो, ठीक है, और इसको आप तैयार कर लो। और ये अल्फाबेटिकली दिए हुए हैं कि जैसे पहले ऑटो, ए से ऑटो है, ब्रेक बी से ब्रेक है। ठीक है, तो ये काम आएंगे जो जो मैंने आपको पढ़ा दिए। इंट क्या है? इंट मैंने आपको यहाँ पे पढ़ा दिया एक, ठीक है, केस दो, डू तीन, एल्स चार, फ्लोट पांच, फोर छह, इफ सेवन, ठीक है, वॉइड एट, वाइल नाइन। तो देखो, हमने ऐसे 9-10 कीवर्ड हैं जो हमने इसके अंदर पढ़ रखे हैं। फिर आता है इसमें स्टूडेंट अगला कंसेप्ट आता है आपके पास, टाइप्स ऑफ कांस्टेंट। अब टाइप ऑफ कांस्टेंट आपके पास क्या होता है कि ये भी एक आइडेंटिफायर है, ठीक है, जिसकी वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते एट द एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ प्रोग्राम। जब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, इट मींस कि एग्जीक्यूशन के टाइम के ऊपर आप इसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। जनरल कांस्टेंट में क्या होता है कि कैन बी यूज्ड टू, उसको हम चेंज कर सकते हैं, रिप्रेजेंट एज फिक्स्ड वैल्यूज इन ए सी प्रोग्राम। जनरल कांस्टेंट कैन बी यूज्ड टू रिप्रेजेंट एज फिक्स्ड वैल्यूज। अब कांस्टेंट्स को भी हम स्टूडेंट अलग अलग कैटेगरीज के अंदर हम डिवाइड करते हैं।
तो ये देखो एक डायग्राम आपके पास यहाँ बना हुआ है इसके अंदर। ये देखो आपके पास, यहाँ पे आ जाओ। कॉन्स्टेंट्स को देखो हम जो है, सबसे पहले आपके पास यहाँ पे देखो क्या आता है, कांस्टेंट आता है। कांस्टेंट्स को फिर हम फर्दर टू पार्ट्स के अंदर हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं। आपके पास क्या आता है, न्यूमेरिकल कांस्टेंट, देन आपके पास क्या आएगा यहाँ पे, करेक्टर कांस्टेंट। ठीक है। अब न्यूमेरिकल कांस्टेंट के अंदर देखो आपके पास कौन कौन से कांस्टेंट आते हैं यहाँ पे। यहाँ पे देखो न्यूमेरिकल कांस्टेंट्स को दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, इंटीजर कांस्टेंट और रियल कांस्टेंट। इंटीजर कांस्टेंट्स के कौन कौन से एग्जांपल होते हैं, जैसे इंटीजर हम यूज करते हैं, 10 हो गया आपके पास, ठीक है, 0 हो गया, -20 हो गया। अब मैथमेटिक्स में भी आपने पढ़ा होगा, ये सारे आपके इंटीजर नंबर्स होते हैं, तो इसलिए हम इसको इंटीजर कांस्टेंट बोलेंगे। रियल कांस्टेंट्स कैसे होते हैं, जैसे 0.0, -12.07, और यहाँ पे जैसे इन्होंने 786 लिखा है ना, यहाँ पे बीच में कोई वैल्यू होगी, जैसे यहाँ पे डॉट का साइन होगा या यहाँ डॉट का साइन होगा। ठीक है। तो ये 7 पॉइंट या 78.6 कुछ इस तरीके से वैल्यू होगी इसकी। ओके, तो ये रियल कांस्टेंट कहलाते हैं। फिर आता है स्टूडेंट सिंगल करेक्टर कांस्टेंट। करेक्टर कांस्टेंट के अंदर देखो सिंगल करेक्टर कांस्टेंट कौन से होते हैं, जो इन्वर्टेड डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखे जाते हैं। जैसे हेलो हो गया आपके पास, 143 को आपने डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिख दिया यहाँ पे। फिर यहाँ पे देखो आपने कोई भी ईमेल का एड्रेस है, ये आपने देखो डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिख दिया आपने। सिंगल करेक्टर कांस्टेंट कौन से होते हैं आपके पास, जैसे ये देखो, ये सिंगल करेक्टर कांस्टेंट हो गया। ये भी आपका देखो नंबर आपने ये दे रखा है, तो ये करेक्टर कांस्टेंट है। यहाँ पे ये दे रखा है आपने, ये करेक्टर कांस्टेंट है। तो हम कांस्टेंट्स को ऐसे न्यूमेरिकल कांस्टेंट, करेक्टर कांस्टेंट्स के अंदर दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है। इफ एनी सिंगल करेक्टर, चाहे वो अल्फाबेटिक है, चाहे वो न्यूमेरिक है, या कोई भी स्पेशल सिंबल है, जैसे स्टूडेंट ये देखो, ये जो मैंने तीन यहाँ पे ये बता रखे हैं ना आपको, ये वाले तीनों, चाहे वो अल्फाबेटिक है चाहे वो न्यूमेरिक है, इज एनक्लोज बिटवीन सिंगल कोट्स, तो उसको हम बोलेंगे सिंगल, इसको सिंगल कोट के अंदर हमने बंद किया हुआ, सिंगल करेक्टर कांस्टेंट। अगर जो सेट ऑफ करेक्टर्स हैं आपके वो डबल कोट्स के अंदर बंद होते हैं आपके पास यहाँ पे, तो उसको हम बोलेंगे स्ट्रिंग करेक्टर कांस्टेंट, जैसे हमने ये यहाँ पे इसको यूज किया हुआ। ठीक है। अब कांस्टेंट्स को हम डिक्लेयर कैसे करते हैं, अगला आपके पास जो देखो इसमें आता है कंसेप्ट, मैंने आपको ये लास्ट टाइम पढ़ाया भी था। ये देखो, ये डिक्लेयर करते हैं हम कांस्टेंट को, उसके लिए हम कॉन्स्ट कीवर्ड को यूज करते हैं। मैंने आपको प्रीवियस सैटरडे को ये प्रोग्राम करवाया भी था, कि जैसे हमने हाइट एक वेरिएबल लिया इंटीजर टाइप, तो इसके साथ हमने कॉन्स्ट यूज किया। कॉन्स्ट एक कीवर्ड होता है। और थोड़ी देखो, एक ये भी बात होगी कि जब हम ऊपर कीवर्ड पढ़ रहे थे, तो एक बात यहाँ पे आई कि हमने यहाँ पे ऑलरेडी जो है कॉन्स्ट कीवर्ड भी हमने यहाँ पे क्या कर रखा है, पढ़ रखा है। ये कॉन्स्ट भी हमने यहाँ पे पढ़ रखा है। ठीक है। तो कांस्टेंट वैल्यू के लिए मैंने आपको बताया था कि जैसे आपने यहाँ पे हाइट की वैल्यू आपने कितनी कर दी, 100 फिक्स कर दिया आपने, तो ये आपकी कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है। फिर यहाँ पे ये देखो आपके पास एक ये प्रोग्राम बना हुआ है, कि जैसे मैंने इसमें यहाँ पे क्या काम किया, कि मैंने यहाँ पे ए की वैल्यू यहाँ पे 10 डाल दी, और साथ में मैंने कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज किया, ए की वैल्यू को मैंने यहाँ प्रिंट करवा दिया। यहाँ पे अगर मैं ए की वैल्यू चेंज करता हूँ, 20 करता हूँ, तो देखो गिव्स एरर, यू कैन नॉट मॉडिफाई कॉन्स्ट, क्योंकि आप ऊपर ए की वैल्यू 10 दे चुके हो, अब यहाँ पे 20 नहीं दे सकते, क्योंकि आपने वहां पे कॉन्स्टेंट कर दिया उसको। ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे एक एरर मैसेज शो करेगा, क्योंकि ऊपर मैंने यहाँ पे ए की वैल्यू कॉन्स्ट की के साथ मैंने यहाँ पे 10 दे दिया। मेरी बात समझे स्टूडेंट, इतना आपको बात समझ में आई ना, यहाँ पे तक कोई दिक्कत तो नहीं है आपको। अगर ये कॉन्स्ट नहीं होगा, तो जो हमने ये वाली वैल्यू डाली होगी ना, अगर ये कॉन्स्ट नहीं होगा, हाँ, अगर ये कॉन्स्ट नहीं होगा, तो जो हमने ये वाली वैल्यू डाली है, तो ये लास्ट वाली आपको यहाँ पे वैल्यू शो करेगा 20। ठीक है। ठीक है। तो ये 20 या 10 जो भी अगर हमने यहाँ पे दे रखा होगा, वो आपको शो करेगा। लेकिन अगर आपने ऊपर कॉन्स्ट के साथ 10 लिख दिया, तो फिर ये 20 में यहाँ पे एरर मैसेज शो करेगा, फिर आप उसको चेंज नहीं कर सकते। क्लियर है ना मेरी बात।
अब यहाँ पे देखो, ये प्रोग्राम सी का मैंने यहाँ पे ये पेस्ट करके रखा है कि हमने ये प्रोग्राम बनाया। जैसे हम बनाते हैं, देखो सबसे पहले हमने वही हेडर फाइल हमने यहाँ पे यूज की, कोइयों का यूज किया, ये ऐसे दिया, ऐसे हमने टाइप कर दिया। देखो तो एक एरर मैसेज आपको यहाँ पे शो करेगा। देखो इस टाइप की आपके पास एरर आएगी, कैन नॉट मॉडिफाई ए कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट, कि आप जो कॉन्स्ट के अंदर आपने वैल्यू दी हुई है आप इसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, जब आप सी के अंदर आप इस तरीके से प्रोग्राम बनाओ। ठीक है, ये सारी सी की, टर्बो सी की स्क्रीन देखो इस तरीके से होती है। रन से रन कर सकते हो, कंपाइल से कंपाइल कर सकते हो, फाइल सेव करना हो तो फाइल में जाके आप कर सकते हो। फिर आता है आपके पास वेरिएबल्स इन सी लैंग्वेज। वेरिएबल क्या है? ये भी एक आइडेंटिफायर है विच होल्ड्स डाटा और अनदर वन वेरिएबल, जो क्या करता है, एक या दूसरे वेरिएबल के डाटा को रखता है। ठीक है, ये भी एक आइडेंटिफायर है जिसकी वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं एट द एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ प्रोग्राम, प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन टाइम के ऊपर। इट इज यूज टू आइडेंटिफाई इनपुट डाटा इन ए प्रोग्राम। प्रोग्राम के अंदर जो डाटा आपने इनपुट किया है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो इसका देखो सिंटेक्स कैसा है आपके पास। जैसे एक वेरिएबल नेम लिया, ठीक है, यहाँ पे आपने कोई भी वैल्यू दे दी, तो अब आपके पास क्या होगा, यहाँ पे वेरिएबल नेम कैन बी एनी यूजर डिफाइन है। वेरिएबल नेम कौन सा हो सकता है स्टूडेंट? जो भी यूजर ने डिफाइन किया होगा। ठीक है, इक्वल का साइन जो आपके पास है वो क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर है आपके पास। ठीक है कि नहीं, इक्वल का साइन जो है असाइनमेंट ऑपरेटर है, और जो वैल्यू है आपके पास वो आपने क्या दे रखी है, यहाँ पे जो भी आप वैल्यू डालोगे, जैसे आपने 10 वैल्यू डाल दी या आपने 20 वैल्यू डाल दी। ठीक है, ये जैसे जावा स्क्रिप्ट के अंदर मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे देखो ये वेरिएबल नेम बराबर है वैल्यू। ठीक है, ये सिंटेक्स है। अब वेरिएबल को डिक्लेयर करते समय कुछ आपको रूल्स को फॉलो करना होता है। कौन कौन से वो रूल होते हैं? फर्स्ट रूल आता है, टू डिक्लेयर एनी वेरिएबल इन सी लैंग्वेज यू नीड टू फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ सी लैंग्वेज। पहला आता है कि एवरी वेरिएबल नेम शुड स्टार्ट विद अल्फाबेट्स और अंडरस्कोर, कि जो वेरिएबल है आपका वो अल्फाबेट्स या अंडरस्कोर से क्या होगा, आपके पास स्टार्ट होगा। ठीक है, अंडरस्कोर का साइन बना हुआ होता है कि जैसे आपने यहाँ पे अंडरस्कोर डाला और यहाँ पे आप कोई भी ऐसे वेरिएबल नेम आप दे सकते हो। तो वेरिएबल नेम को अल्फाबेट्स या अंडरस्कोर से हम क्या करते हैं, उसको स्टार्ट करते हैं। सेकंड पॉइंट आता है कि नो स्पेसेस आर अलाउड इन वेरिएबल डिक्लेरेशन, कि वेरिएबल डिक्लेरेशन के बीच में कोई भी स्पेस अलाउड नहीं होगा। थर्ड पॉइंट आता है आपके पास, एक्सेप्ट अंडरस्कोर नो अदर स्पेशल सिंबल आर अलाउड इन द मिडल ऑफ द वेरिएबल डिक्लेरेशन, कि अंडरस्कोर के अलावा आप वेरिएबल नेम के बीच में कोई और साइन यूज नहीं कर सकते। ठीक है, आप ऐसे हाइफन यूज नहीं कर सकते, आप रोल नंबर के बीच में जो है ब्लैंक स्पेस जैसे वो नहीं आप दे सकते। ये चीजें अपने वेरिएबल को डिक्लेयर करते समय ध्यान रखना है। तो इन चीजों को आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है कि वेरिएबल नेम जो वो अल्फाबेट से स्टार्ट होगा, कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं होगा। वेरिएबल नेम जो है वो अंडरस्कोर से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। वेरिएबल को डिक्लेयर करते समय उसके बीच में कोई स्पेसेस नहीं होगा। अंडरस्कोर के अलावा कोई भी स्पेशल सिंबल आप यूज नहीं कर सकते। ठीक है, वेरिएबल की जो मैक्सिमम लेंथ होगी आपके पास स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग भारती, गुड मॉर्निंग। वेरिएबल की जो मैक्सिमम लेंथ होगी आपके पास वो यहाँ पे 8 कैरेक्टर्स तक की हो सकती है। ठीक है, ये कंपाइलर के ऊपर डिपेंड करता है और ऑपरेशन सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है। वेरिएबल नेम जो है शुड एग्जिस्ट इन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर, जो है वो असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट हैंड साइड में होगा। ठीक है, आप ऐसे नहीं लिख सकते कि जैसे आपने यहाँ पे लिख दिया 10 इज इक्वल टू ए, ये गलत हो जाएगा। सही तरीका ये है ए इज इक्वल टू 10, कि आपने 10 जो है वो ए को स्टोर किया है, आपने 10 जो है आपने ए को दिया है या ए में स्टोर किया है। ठीक है, दूसरी बात आपने ये ध्यान में रखनी है इसके अंदर, सर एग्जाम्पल से समझा दो संदीप दैया। एग्जाम्पल से तो इसमें तो सिंपल सा कंसेप्ट है कि जैसे मान लो, देखो मैं इसमें सी कंपाइलर में मैं यहाँ पे जाता हूँ इसमें,
यहाँ पे देखो मैंने इसमें क्या डाला, कि वेरिएबल नेम जो मैं लिखूंगा कि मैं जैसे a इज इक्वल टू 10 लिखता हूं, या मैंने एरिया इज इक्वल टू 10 लिख दिया, ठीक है, ये वेरिएबल सही है देने का। लेकिन मैं ऐसे नहीं कर सकता कि वेरिएबल के बीच में मैं यहाँ पे ये ले लूं, मैं यहाँ पे स्पेस ले लूं, ऐसे पॉसिबल नहीं है। ठीक है, वेरिएबल नेम को आप कभी भी आप नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते, आप ऐसे नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, हाँ आप इसके बीच में आप अंडरस्कोर का साइन दे सकते हो, आप ऐसे अंडरस्कोर यूज कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तरीका ठीक है। वेरिएबल को आप अंडरस्कोर से भी स्टार्ट कर सकते हो, आप वेरिएबल को यहां से भी आप ऐसे अंडरस्कोर डाल के भी आप स्टार्ट कर सकते हो, ये भी ठीक है तरीका। ठीक है, आप वेरिएबल के बीच में नेम के बीच में भी आप वैल्यू नंबर डाल सकते हो, ये भी तरीका ठीक है, पर नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते ना, ब्लैंक स्पेस दे सकते हो। ठीक है, अंडरस्कोर का साइन यूज कर सकते हो, और अंडरस्कोर के अलावा कोई और स्पेशल सिंबल आप यूज नहीं कर सकते, इसको वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। मेरी बात समझ में आई अब आपको? वेरिएबल नेम कॉमन हो, इजी टू अंडरस्टैंड हो, मतलब आप एरिया ऑफ ट्रायंगल का अगर मान लो आपको एरिया ऑफ सर्कल का प्रोग्राम बनाना है, तो आप ऐसे भी ना कर दो कि आप इतना बड़ा वेरिएबल ले लो आप यहाँ पे, ये भी गलत हो जाएगा। वेरिएबल छोटा हो आपके पास, एरिया ऑफ सर्कल बनाना है तो एसी ले लो, ठीक है, इतना वेरिएबल होना चाहिए। बात हुई क्लियर अब? इन सी प्रोग्राम वेरिएबल नेम में क्या होता है आपके पास कि ऑलवेज कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई द इनपुट और आउटपुट का। सी प्रोग्राम वेरिएबल नेम हमेशा जो है वो किस लिए यूज करते हैं, डाटा को प्रिंट करने के लिए या इनपुट करवाने के लिए। वेरिएबल समझ नहीं आया? अब तो आया कि नहीं संदीप? वेरिएबल डिक्लेरेशन स्टूडेंट, हमें ये पता है कि हम सी लैंग्वेज के अंदर जिस भी वेरिएबल को हम डिफाइन कर रहे हैं उसको पहले डिक्लेयर करना जरूरी है। तो क्या कहता है कि दिस इज द प्रोसेस ऑफ एलोकेटिंग सफिशिएंट मेमोरी स्पेस फॉर द डाटा इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल, कि इसमें क्या होता है कि सफिशिएंट मेमोरी स्पेस हमें एक एलोकेट करना पड़ता है डाटा के लिए, किस टर्म के अंदर, वेरिएबल के टर्म्स के अंदर। तो एक सिंटेक्स है आपके पास यहाँ पे, डाटा टाइप वेरिएबल नेम, इंट इज ए डेटा टाइप, ए इज ए वेरिएबल नेम। ठीक है, यहाँ पे आपने एक गार्बेज वैल्यू, आपके गार्बेज वैल्यू का मतलब होता है कोई भी एनी वैल्यू आपने यहाँ पे दे दी। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने कोई भी इसके अंदर मैंने यहाँ पे, अगर आप मान लो 10 असाइन करते हो तब तो ये ए के अंदर यहाँ पे 10 असाइन कर लेगा स्टूडेंट। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पे जैसे आपने, ये आपकी मेमोरी है, इसमें आप कुछ भी असाइन नहीं करते, तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू जो आपकी मेमोरी में होगी ना बाय डिफॉल्ट, जिसको हम बोलते हैं गार्बेज वैल्यू, कोई भी वैल्यू उठा लेगा। ठीक है, अब आपने अगर मान लो इंट यूज किया हुआ स्टूडेंट यहाँ पे, तो इंट कितने बाइट्स ऑक्युपाई करता है, 2 बाइट्स ऑक्युपाई करता है। ये हमारी मेमोरी का एड्रेस है कि हमारा जो, हमारी जो ये वैल्यू है ए के अंदर, जैसे मैंने 10 लिखा, ये आपकी मेमोरी है, तो ये आपकी मेमोरी में कहाँ जाके स्टोर हुआ, यहाँ पे स्टोर हुआ, यहाँ पे स्टोर हुआ। मान लो ये 1001 है स्टूडेंट मेमोरी स्पेस, ये 1002 है, क्योंकि स्टूडेंट जो हमारी मेमोरी में, कंप्यूटर की मेमोरी में जो स्पेस होता है वो 0 से लेके कितना होता है, 65,535, 65,535, इतना मेमोरी स्पेस होता है हमारे कंप्यूटर की मेमोरी। ठीक है कि नहीं? अब ये आपके पास कहाँ जाके स्टोर हुआ, यहाँ स्टोर हुआ, तो ये मान लो ये 1001 स्पेस मान लो, ये 2 मान लो। ठीक है, अगर इसके अंदर हम कोई भी वैल्यू स्टोर नहीं करते तो गार्बेज वैल्यू कुछ भी वैल्यू उठा लेगा। देखो यहाँ पे आपसे कह भी रहा है, इफ नो इनपुट वैल्यूज आर असाइंड बाय द यूजर, अगर यूजर के द्वारा कोई भी वैल्यू असाइन नहीं की जाती, देन सिंबल विल गिव्स ए डिफॉल्ट वैल्यू कॉल्ड गार्बेज वैल्यू, तो एक डिफॉल्ट वैल्यू देगा, एक गार्बेज वैल्यू उठा लेगा।
ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर गार्बेज वैल्यू आपके पास क्या आता है। तो स्टूडेंट गार्बेज वैल्यू क्या है, कैन बी एनी वैल्यू जो सिस्टम के द्वारा दी जाती है, जो आपके करेक्ट प्रोग्राम से रिलेटेड नहीं होती। ठीक है। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का डिसएडवांटेज है ये कि इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इट कैन ओवरकम यूजिंग वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। तो हमें सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इट कैन ओवरकम यूजिंग वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। तो हमें इसमें वेरिएबल को जो है इनिशियलाइजेशन हमें जो है वो जरूर करना चाहिए कि हमें वैल्यूज को जो है आपको असाइन करना चाहिए। अदरवाइज ये कोई सी भी टेक्स एनी वैल्यू, ये कोई भी वैल्यू ले सकता है। वेरिएबल इनिशियलाइजेशन जैसे हमने टर्म पढ़ी, तो ये क्या होता है आपके पास, इफ द प्रोसेस ऑफ एलोकेटिंग सफिशिएंट मेमोरी स्पेस विद यूजर डिफाइंड वैल्यूज, कि अगर आप कोई भी जो है एक यूजर डिफाइंड वैल्यू दे देते हो सफिशिएंट मेमोरी स्पेस के साथ जितना आपके पास है, कि जैसे मैंने यहाँ पे देखो सिंटेक्स से डेटा टाइप वेरिएबल नेम, यहाँ पे मैंने क्या काम किया, इधर आप यहाँ पे देखोगे कि जैसे मैंने ये लिख दिया, आप इसी तरीके से सी में प्रोग्रामिंग करते हो क्या, वैल्यू जरूर देते हो, तो ये तरीका सही है। तो यहाँ पे जैसे आपने 30 या 20 कुछ भी ले लिया स्टूडेंट आपने, तो जैसे यहाँ पे मैंने बी में 20 दे दिया, 2 बाइट्स ऑक्युपाई कर रहा है, ये आपकी मेमोरी का एड्रेस है। ठीक है। तो इस तरीके से आपको वेरिएबल को डिक्लेयर करना चाहिए। फिर आता है वेरिएबल असाइनमेंट। इट इज ए प्रोसेस ऑफ असाइनिंग ए वैल्यू टू ए वेरिएबल। ये प्रोसेस क्या किया, वेरिएबल के अंदर वैल्यूज को क्या करना चाहते हो, असाइन करना चाहते हो। कैसे असाइन करते हैं हम, वेरिएबल नेम इज इक्वल टू वैल्यू। आप कोई भी वेरिएबल नेम दोगे, उसके अंदर आपने कोई भी वैल्यू पास कर दी। जैसे इंट ए इज इक्वल टू आपने यहाँ 20 लिख दिया। इंट इज ए डेटा टाइप, ए इज ए वेरिएबल, 20 इज ए वैल्यू। इंट बी, यहाँ पे आपने देखो कोई वेरिएबल को वैल्यू नहीं दी, तो ये गलत है, ये ठीक है। ठीक है ना। तो जब हमने a बराबर 20 दी, तो यहाँ पे देखो आपके पास क्या कहते हैं, अब मैं यहाँ पे जैसे a में 25 कर दिया यहाँ पे, तो a की वैल्यू तो ये शो कर देगी 20। अब मैंने यहाँ पे इसके अंदर स्टूडेंट b इज इक्वल टू 25, डैट असाइन, डैट मैंने वैल्यू असाइन कर दी। b के अंदर मैंने a स्टोर कर दिया, असाइन वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल। तो b में क्या हो गया, a की वैल्यू असाइन हो गई आपके पास। b में आपने क्या किया, यहाँ पे a इज प्लस 15 कर दिया कि a की वैल्यू 20 है, प्लस 15 आपने और जोड़ दिया इसको, तो यहाँ पे असाइन वैल्यू एज ए टर्म ऑफ एक्सप्रेशन आपके पास हो जाएगा। ठीक है। तो ये जो आपने स्टूडेंट यहाँ पे जैसे ये इसमें आपने वैल्यू असाइन की पहली 25, ये गलत है। आपने यहाँ पे असाइन वैल्यू इन टर्म्स ऑफ बी के अंदर ए स्टोर किया, ये भी गलत है। हाँ, 25 में प्लस 15 आपने कर दिया, ये ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आपको इस तरीके से रिजल्ट जो है वो आपको शो करेगा। स्टूडेंट बताओ जरा यहाँ तक कोई आपकी क्वेरी, संदीप इधर आपकी कोई क्वेरी, आंचल, अंकिता, जानवी, खुशबू, पायल, नीलू, कोई यहाँ पे इश्यू आया हो आपको? देखो बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है। नेक्स्ट आपके पास कंसेप्ट आता है यहाँ पे स्कोप ऑफ वेरिएबल। ठीक है। अब इसमें हम आपके पास जो कंसेप्ट आता है स्कोप ऑफ वेरिएबल के अंदर क्या आता है कि लोकल वेरिएबल होते हैं आपके पास, एक ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है। वेरिएबल ग्लोबल भी हो सकता है, लोकल भी हो सकता है। ग्लोबल वेरिएबल किसे कहते हैं, आर डिफाइंड आउटसाइड ऑल द फंक्शन, जो हम फंक्शन के बाहर डिफाइन करते हैं जनरली प्रोग्राम के टॉप के ऊपर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोबल वेरिएबल बोलते हैं। जो ग्लोबल वेरिएबल होते हैं वो क्या करते हैं आपके पास, विल होल्ड देयर वैल्यू थ्रू आउट द लाइफ टाइम ऑफ योर प्रोग्राम, कि मतलब जब तक प्रोग्राम आपके पास है तब तक ही उसके अंदर यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, बनी रहेगी आपके पास। और लोकल वेरिएबल कौन से होते हैं स्टूडेंट, लोकल वेरिएबल दैट वेरिएबल जो आपके पास क्या होंगे यहाँ पे, इज डिक्लेयर विद इन द बॉडी ऑफ ए फंक्शन ऑफ ए ब्लॉक। लोकल वेरिएबल ओनली यूज विद इन द फंक्शन ऑफ ब्लॉक वेयर इट इज डिक्लेयर, कि जो मेन फंक्शन के अंदर या किसी फंक्शन के अंदर यूज किए जाते हैं वो लोकल वेरिएबल होते हैं। जो मेन फंक्शन के बाहर यूज किए जाते हैं वो स्टूडेंट ग्लोबल वेरिएबल होते हैं। तो इसका भी हम एग्जांपल जो है वो स्टडी कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये देखो आपके पास एक मैंने ये प्रोग्राम लिखा हुआ है स्टूडेंट यहाँ पे। ठीक है। अब ये देखो, अब ये वेरिएबल जो है वो मेन के हमने बाहर यूज किया हुआ है, तो ये कौन सा वेरिएबल होगा आपके पास, ग्लोबल वेरिएबल। और जो वेरिएबल मेन के अंदर यूज किए जाते हैं
उनको हम क्या बोलते हैं, लोकल वेरिएबल। प्रोग्राम तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पे ए लिखा, यहाँ पे बी लिखा, ए की वैल्यू आपने यहाँ 10 डाल दी, बी की 20 डाल दी, और यहाँ पे इसने ए और बी को प्रिंट कर दिया। और इंट के साथ मैंने आपको बता ही रखा कि परसेंटेज डी लगता है। जब तक हम इंट के साथ परसेंटेज डी नहीं लगाएंगे स्क्रीन के ऊपर, रिजल्ट आपका जो है वो नहीं आएगा। तो देखो 10 और 20 आपके पास प्रिंट हो गया, ठीक है कि नहीं। तो ये कुछ चीजें जो है स्टूडेंट, मैंने आज आपको सी लैंग्वेज के बारे में मैंने इसके अंदर बताया है आपको, ठीक है। अभी थोड़ा सा स्टूडेंट प्रैक्टिकल के साथ साथ ना थ्योरी जरूर चलेगी, क्योंकि मैंने थोड़ा प्रैक्टिकल आगे आपको कवर करा दिया। थ्योरी मुझे आपको पिछली जो है वो बतानी जरूरी है। तो अभी थ्योरी का ही सेशन में लूंगा, फिर मैं आपको इसके अंदर प्रैक्टिकल कवर बताऊंगा। क्योंकि अगर एग्जाम के अंदर अगर आपसे कोई पूछ ले या वाइवा के अंदर आपसे कोई क्वेरी कर ले कि व्हाट इज ग्लोबल वेरिएबल, व्हाट इज लोकल वेरिएबल, या व्हाट इज स्कोप ऑफ वेरिएबल, तो आई वांट कि यू विल बी एबल टू गिव दैट आंसर, ठीक है। आप एबल होने चाहिए कि आप उस आंसर को आप जो है वो तुरंत एकदम से आप वो दे सको आप। तो इतने में अगर आपकी कोई क्वेरी है स्टूडेंट, तो वो आप मुझसे जो है वो आप डिस्कस कर सकते हो, अगर आपको कुछ पूछना है यहाँ पे आपको। अगर किसी की भी कोई क्वेरी है तो बिना हेजिटेशन आप मेरे से आप उस चीज को आप क्लियर कर सकते हो, और आपकी इस प्रॉब्लम को जो है वो मैं सॉल्व कर दूंगा। लेकिन थ्योरी मस्ट है स्टूडेंट, बिना थ्योरी पढ़े ना तो आप एग्जाम पास कर सकते हो, ना आपको प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई होता है वो कंसेप्ट आपको समझ में आ सकता है। किसी की कोई क्वेरी? ओके स्टूडेंट, आई एम फिनिशिंग टुडे क्लास। कल फिर मैं आगे इसमें आपको आगे कंटिन्यू कराऊंगा, जिसके अंदर हम बाकी टॉपिक हम पढ़ेंगे इसके अंदर। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।